नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब गुरुओं की धरती और जहां पर सिख धर्म का हृदय कहे जाने वाला गोल्डन टेम्पल। दुनिया भर से लोग जहां माथा टेकने आते हो और उससे भी बड़ी बात जिसको हम पंजाबियत कहते हैं और जिस तरीके से इस कौम का सेवा भाव पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको तो पता ही होगा, जहां भी आपदा होती है तो गुरु का लंगर वहां पहुंच जाता है और यह खासियत है पंजाब की। लेकिन इसी पंजाब में, क्योंकि जब हम हालातों की समीक्षा करते हैं तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आपने देखा होगा 9 सितंबर को एक 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। नहीं होना चाहिए, अपराध की श्रेणी में आता है और जिसने भी ये किया, मुझे लगता है कि उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल उसके बाद जो उठने शुरू हुए वो ये थे कि उसके बाद टारगेट किया जाने लगा यूपी और बिहार के लोगों को, क्योंकि पंजाब में कुछ इस तरीके के लोग हैं जो गर्म मिजाज के लोगों में गिनती होती है। अब एक मुहिम छेड़ दी गई और मुहिम जो छेड़ी गई उसमें निशाने पर कौन है? प्रवासी मजदूर। अब उनको मजबूर किया जा रहा है खाली करने के लिए, गांव छोड़ने के लिए, जिनको पिंड कहा जाता है। और इसके अलावा अब समस्या जो बनी हुई है, क्योंकि इस मुहिम में बहुत से लोग जुड़ भी गए और आपने देखा होगा लुधियाना, जालंधर और गुरदासपुर की तरफ से जो है वो बड़ी खबरें भी आई। तो इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इनके बिना पंजाब सरवाइव कर सकता है? अगर जिसने पंजाब को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो मुझे लगता है कि 1 महीने से ज्यादा पंजाब सरवाइव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त विदेशों में। अब ऐसी सूरत में आप देखिए, जिनके बच्चे विदेशों में हैं, जिनके पेरेंट्स यहां पर है, तो उनके घरों में काम करने के लिए, फिर चाहे वो झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाना या फिर पशुओं को चारा डालने की बात हो, ये सारा काम प्रवासी मजदूर ही देख रहे हैं। और उससे भी बड़ा आपने ये भी देखा होगा, जब धान की रोपाई होती है और जब इसको काटा जाता है तो बड़ी संख्या में मजदूर लाए जाते हैं यूपी और बिहार से। तो फिर इनके बिना क्या पंजाब का सर्वाइवल संभव है? तो फिर जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इससे होगा क्या? आप मान लीजिए कि पंजाब के लोग ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, कनाडा में गए हुए हैं और अमेरिका में बसे हुए हैं, अलग अलग देशों में गए हुए हैं। और वहां पर अगर कोई पंजाबी कोई अपराध कर लेता है या अपराध में शामिल हो जाता है, तो क्या उसके लिए पूरी कौम को टारगेट करना सही है? जिस तरीके से इस घटना में, क्योंकि जब हम अपराधों की बात करते हैं तो क्या, अगर पंजाब की धरती से मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ा सा बात जो है वो आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि करनी चाहिए। आप एक चैनल है पाल खरोड़ के नाम से, पर्सनली मैं उस बंदे से मिला भी हूं। आप उसके चैनल को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्राइम जो है वो दुष्कर्म और हत्या के अलावा और क्या क्या क्राइम हो सकता है। तो सच्चाई यह है कि यही जो प्रवासी, जो बाहर से लोग आते हैं और जो हल्के से मंदबुद्धि होते हैं, जिनको हम भोले लोगों की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे लोगों का जालंधर और अमृतसर के बीच में जो गैप आता है, उसमें एक तरीके से ट्रेनों से जो है वो किडनैप कर लिया जाता है और फिर इनको बेचा जाता है उन घरों के लिए जिन घरों में काम करने वाला कोई नहीं है, और फिर वो उनको बंदी बनाकर रखते हैं। अब अगर मैं कहूंगा तो आपको हो सकता है कि यह लगे कि नहीं, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है जो सिख धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं या जो सिख धर्म के
हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से हैं पाल खरोड़। आप उनका चैनल देखिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। तो अगर बहिष्कार यहां पर अगर हम ये देखें कि प्रवासियों का ही होना है, यूपी और बिहार के मजदूरों का, तो फिर उन लोगों को क्या सजा मिलेगी जो इन कामों में लिप्त है, जो बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, उनको बांध के रखते हैं, उनको आप देखोगे उनकी हालत, आप वीडियो खुद देख के अंदाजा लगाओगे। और वो व्यक्ति अपनी कौम की, या हम कहें कि इस पंजाबियत को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। वो ऐसे घरों में जाता है जहां कई बार उसको झगड़े हो जाते हैं, खतरा जो है वो उसके ऊपर 24 घंटे रहता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको 10-10, 15-15 साल से तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो अगर एक तरफ हम इस मुद्दे की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को क्या, जो इसी धर्म से जुड़े हुए हैं और फिर वो इस तरीके का काम करते हैं। और इससे भी ज्यादा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पंजाब में इस वक्त आपने देखा, हालात नहीं, डेमोग्राफी भी बड़ी तेजी से बदली जा रही है। और तेजी से किस तरीके से बदली जा रही है? एशिया का सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, अंकुर नरूला उसको बना रहा है। अब आप सोचकर देखिए, इसी गुरुओं की धरती पर धर्मांतरण का खेल जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। और इसके ऊपर मैं कम से कम 5 वीडियो बना चुका हूं। मैं लगातार लोगों को जो है वो इसके बारे में अवेयर करने की कोशिश करता हूं कि पता चले कि पंजाब में इस वक्त धरातल लेवल पे गुपचुप तरीके से कौन सा खेल खेला जा रहा है। और जिस गुरदासपुर एरिया में ये अभी जो क्राइम हुआ है, उसी एरिया में आप देखोगे 400 से ज्यादा छोटे मोटे चर्च है। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि अगर मैं आपको उसी बात पे आ जाता हूं, क्योंकि मैं अगर कहूंगा तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। आप देखते हो, क्योंकि मतभेद जो है वो हमेशा रहते हैं, क्योंकि आपकी जो भी बात आप करते हो उसको देखने का नजरिया सही भी होता है और गलत भी होता है। आप जिसको जिस तरीके से देखना चाहते हो, हम उसको उस तरीके से देख लेते हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो इससे अलग होती है। इसलिए सिख स्कॉलर है और उनके अंडर में कई बच्चे जो है वो रिसर्च भी करते हैं, डॉक्टर रणबीर सिंह। और सिख पंथ से, हम कहें कि सिख धर्म से आते हैं। उनका एक पूरा आपने देखा होगा, कई बार जो है वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आता है और कई बार उनके इंटरव्यूज वगैरह भी आते हैं। कभी आप उनको पढ़कर देखिए, और डेटा जो सामने आता है, डेटा सामने ये आता है क्योंकि आखिरी जनगणना हुई थी पंजाब में 2011 में। 2011 की जनगणना में पंजाब की जो आबादी थी, अगर हम सिखों की आबादी की बात करते हैं तो सिख धर्म के फॉलोवर्स या सिख धर्म को मानने वाले या इससे जुड़े हुए लोगों की आबादी 57%, हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की आबादी लगभग 38%, जबकि इसके विपरीत 1 से 1.5% के आसपास, 1.5% के आसपास उस वक्त ईसाई हुआ करते थे। और 2005 में तो यह संख्या जो है वो बिल्कुल, जिसको हम कहें कि 1000 के आसपास हुआ करती थी। और अब डॉक्टर रणबीर सिंह के रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में यह आबादी लगभग 14 से 15% के आसपास हो गई। दूसरे राज्य से पास्टर को जो है वो बुलाया जाता है, गांवों में, पिंडों में जो है वो औरतों को भेजा जाता है, और औरतों के जरिए भी ये खेल जो है वो बड़ा तेजी से चल रहा है। और फिर उसके बाद में कमजोर, या हम कहें कि परिवारों से जुड़े हुए लोगों को, जिनको हम दलित कह सकते हैं, अब वो हिंदू भी हो सकता है और वो सिख भी हो सकता है, उनको प्रेरित किया जाता है। और प्रेरित कैसे किया जाता है? एक, उनका फायदा उठाया जाता है। अगर किसी को पैसों की तंगी है तो उसकी आर्थिक मदद इनके द्वारा की जाती है धर्मांतरण के लिए, और ये लोग धर्मांतरण कर जाते हैं। दूसरा, अगर कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसका इलाज करने का दावा करने वाले, आपको पता ही होगा, अभी एक पास्टर चंडीगढ़ के पास में भी काम करता था जो अभी जेल में है। दूसरी बार, पहली बार जो है वो हत्या के आरोप में जेल में गया था, और जब छूटकर आया तो वो पास्टर बन गया, और पास्टर भी बहुत बड़ा बन गया। और उसके बाद में जीरकपुर में एक महिला के साथ में दुष्कर्म के आरोप में
अभी वो जेल में सजा काट रहा है। तो ऐसे व्यक्ति मंच के ऊपर बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, और गंभीर बीमारियों की बात कर रहा हूं, जिसमें कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। तो इनके प्रभाव में भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो लगातार लंबे समय से अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और उनको आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी भी उम्मीद दिखती है तो ये उसी तरफ चल देते हैं। और फिर उसके बाद में एक कैटेगरी और आती है, जिसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय इस देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, और उस शिक्षा नीति के तहत आपने देखा होगा कि 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई थी अल्पसंख्यकों के लिए। उसका नुकसान यह हुआ कि जो भी गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो इस व्यवसाय में आया, उसको सरवाइव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसकी 25% सीटें जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व थी। जबकि ईसाई धर्म के और मदरसों में ये जो है वो प्रावधान नहीं रखा गया। तो आज जितने भी जो मिशनरीज स्कूल है, कारण क्या है कि ऐसे पेरेंट्स जो इन मिशनरीज स्कूल में जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनको फीस कम करानी है, तो उनको बैप्टिज्म का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मतलब आपको अपना धर्म जो है वो बदलना पड़ेगा, आपको ईसाई बनना पड़ेगा, और फिर उन बच्चों को, आप अपने बच्चों को मिशनरीज के स्कूल में कम फीस में पढ़ा सकते हैं। तो ये कारण है जो धर्मांतरण के इस खेल से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग यूपी और बिहार के भैयाओं को अभी इस वक्त जो है वो भगाने की बात कर रहे हैं, जिनकी घरों की अगर स्थिति हम देखें तो वो घर इनकी वजह से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा मजदूर वर्ग है। तो क्या ये जो गरम जोशी के साथ जो ये लोग आह्वान करते हैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह के ऊपर, क्या वो यूट्यूब चैनल पे आह्वान करेंगे कि हम इन मिशनरीज को जो धर्मांतरण के खेल से जुड़े हुए हैं, इनको इस पंजाब की धरती से, इन गुरुओं की धरती से जड़ से उखाड़ कर बाहर कर देंगे? लेकिन सवाल यह है कि आखिर यहां पर ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं? और फिर उससे भी बड़ी बात, कुछ लोगों का इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि उन्होंने धर्मांतरण किया है, क्योंकि उनका रहन सहन, पहनावा, सब कुछ जो है वो या तो हिंदू धर्म की तरह है या फिर सिख धर्म की तरह है। और उन्होंने अपना जो सरनेम है वो भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, या फिर वो धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं वो उनके ईसाइयों की तरह होते हैं। लेकिन इसके अलावा उनका सरनेम तक जो है वो, अगर वो सिख है तो उसके आगे जो है वो ही सरनेम होगा। तो आखिर इस स्थिति से और इस स्थिति से निपटने के लिए, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त जिस तरीके से भगवंत मान की सरकार जो है वो मजबूर है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे, और इससे पहले जो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, उनके ऊपर तो पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे जो है वो आरोप थे कि वो खुद जो है वो क्रिश्चियन बन चुके थे। अब ऐसे में सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? तो सरकार भी चुप है, और एसजीपीसी जिसको बड़ा मजबूत कदम उठाना चाहिए था, मैं तो कहता हूं कि जो आह्वान इस वक्त यूपी और बिहार के लोगों को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है, वही आह्वान जो है वो इन मिशनरीज के साथ में। और ऐसा नहीं है कि अकेले सिख कौम को, सिख और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को आपस में मिलकर एक मिशन जो है वो तैयार करना चाहिए कि इन लोगों को किस तरीके से एक्सपोज किया जाए और इनको यहां से भागने के लिए मजबूर किया जाए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब की पहचान है अमृतसर, पंजाब की पहचान है हरमिंदर साहिब, जिसको हृदय कहा जाता है सिख धर्म का। और पूरी दुनिया में आप जब भी आप देखिए किसी भी विदेशी से जब पंजाब की बात करते हैं तो वो पहले गोल्डन टेम्पल को सर्च करते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च जब यहां बन रहा है अंकुर नरूला के, तो पहचान, पंजाब की पहचान जो है वो चर्च से होने लग जाए। तो आप सोचिए उस स्थिति में पंजाब की पंजाबियत का क्या होगा। इससे अलग हम एक मुद्दे पर और बात कर सकते हैं, और वह मुद्दा है ड्रग्स। जिस तरीके से नशे के जाल में जो है वो युवाओं को फंसा दिया गया, और आरोप लगते हैं
तो आरोप किसके ऊपर लगते हैं? मैं कहता हूं कि राजनेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये राजनेता किस धर्म से आते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी से, क्योंकि एक कल की ही खबर आई है कि राधा स्वामी डेरा व्यास जो है, जिसके प्रमुख आई थिंक जो ढिल्लो साहब है, उनकी मुलाकात, वो नाभा जेल पहुंचे और नाभा जेल में इस वक्त बंद है विक्रम सिंह मजीठिया, अकाली दल के नेता, सुखबीर बादल के साले साहब। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर वो जेल में बंद क्यों है? और जब हम अकाल तख्त की बात करते हैं तो अकाल तख्त तो सीधे तौर पर अकाली दल अकाल तख्त से ही चलता है। तो यहां पर जब बात धर्म की आती है तो फिर विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर आरोप है कि वो 540 करोड़ की ड्रग मनी, और पहली बार यह केस हुआ 2018, 2022 में वो जेल में गए पहली बार, और इस वक्त जून से वो लगातार जो है वो नाभा जेल में बंद है। अब सियासी मायनों में अगर हम देखें तो राधा स्वामी जो प्रमुख है ब्यास के, उनकी मुलाकात और विक्रम सिंह मजीठिया की मुलाकात क्यों हुई है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बताए जाते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया की जो पत्नी है, आई थिंक गुरवीन कौर, वो इन प्रमुख की जो है वो रिश्तेदार है। तो यहां पर मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब इन लोगों के ऊपर सवाल खड़े करना नहीं है। मेरा सवाल जो है वो, और जिसको हम कहें, क्योंकि कुछ लोगों को जब हम सुनते हैं, आपने देखा होगा बाबा नानक के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, और वो फिल्म बनाई थी हरिंदर सिक्का ने। आप उनको जो है वो उठाकर देखिए, वो जब इस संस्कृति के बारे में बताते हैं कि आखिर ये सिख पंथ जो है वो बना कैसे था, पंजाब को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए। इसमें कोई कतई जो है वो बुराई नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हालात है, क्योंकि इस वक्त जो हालात है, कुछ ऐसे गर्मजोश लोगों ने इसको सिख वर्सेस जो है वो सनातन, या हम कहें कि हिंदू धर्म खड़ा कर दिया। और समस्या यह हुई कि धीरे धीरे कुछ ऐसे जो कट्टरता से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इन चीजों की अनदेखी कर जाते हैं जो असलियत में पंजाब के मुद्दे हैं। और पंजाब का इस वक्त जो है वो एक ही मुद्दा होना चाहिए, किस तरीके से जो है वो इस धर्मांतरण के खेल को रोका जाए, और उसके बाद ड्रग्स माफियाओं को कैसे बाहर होने के लिए मजबूर कर दे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जब हम स्थिति को समझते हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैसे माफियाओं को उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या पंजाब में इस तरीके के मिशन मोड पे क्या ये लोग जो है वो इस तरीके का काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन फिर यहां चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जिस पंजाबियत की हम बात करते हैं, और सिख धर्म जब भी हम बात करते हैं, तो आप देखिए कि पूरा एक सम्मान, पूरे देश में लोग जो है वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो फिर यहां आकर फैल क्यों हो जाते हैं? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।